एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनीराम नाम का अमीर आदमी रहा करता था। उसके पास बड़ा सा घर था, बहुत सारे खेत थे, घर में नौकर थे। वह बहुत आराम की जिंदगी जीता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। बेटी का नाम था माया। माया को अमीर होने का बड़ा ही घमंड था। वह किसी नौकर से और बाहर के लोगों से ठीक से बात तक नहीं करती थी। रामू, ये कैसी सफाई की है तुमने? चारों ओर फर्श पर पानी ही पानी फैला है। मैं अभी फिसल कर गिरते गिरते बची हूँ। कामचोर कहीं के, पैसे किस बात के लेते हो तुम? अगर ठीक से काम नहीं होता तुमसे तो छोड़ दो काम। पर छोटी मालकिन, मैंने ठीक से ही साफ किया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू अब मुझसे जबान लड़ाएगा? चल निकल यहाँ से। मैं आज से तुझे काम से निकालती हूँ। छोटी मालकिन, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा घर आपके ही दिए हुए पैसे से ही चलता है। मेरा परिवार रास्ते पर आ जाएगा। मुझे काम से मत निकालिए छोटी मालकिन। रामू बहुत मिन्नत करता है। धनीराम दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। रामू रोते रोते घर से बाहर जा रहा होता है। तभी धनीराम उसे रोकता है। अरे रामू, तुम कहाँ जा रहे हो? मालिक, मैं घर जा रहा हूँ। छोटी मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। क्या हुआ? क्यों काम से निकाल दिया? कुछ नहीं मालिक, आज सफाई करते वक्त फर्श पर थोड़ा पानी रह गया था और उसी वजह से छोटी मालकिन ने गुस्से में मुझे काम से निकाल दिया। घर जाने की जरूरत नहीं, जाओ तुम वापस अपना काम करो। मैं माया से बात करता हूँ। धनीराम माया के कमरे में जाकर माया से पूछता है। ये क्या है माया, तुमने इतनी सी बात पर रामू को काम से निकाल दिया? पिताजी, आपको इतनी सी बात लग रही है? उसने फर्श गिला कर रहा था। अगर मैं गिर जाती तो? और आप नहीं जानते वह एक नंबर का कामचोर है, कोई भी काम ठीक से नहीं करता, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। आप ऐसे काम चोर लोगों को काम करते ही क्यों हो? माया, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? वो तुमसे उम्र में बड़े हैं और हमारे यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। आज तक उन्होंने हमें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं और तुमने जिस तरह से उनसे बात की मैंने सब देख लिया है। तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें उनकी उम्र का लिहाज तो करना चाहिए था। पिताजी, आप एक नौकर के लिए मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। उसकी औकात नहीं है मेरी बराबरी करने की। माया, हर बात को पैसे से मत तोला करो। पैसे से भी बढ़कर कुछ और चीजें होती हैं दुनिया में। लोगों की इज्जत करना सीखो, वरना भविष्य में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ये आप मेरी बेटी को इतना सुना क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? देखो ना माँ, पिताजी मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं। कब से मुझे डांटे जा रहे हैं, वो भी उस कामचोर रामू की वजह से। क्यों जी, क्या हुआ? आप मेरी बेटी को इतना क्यों डांट रहे हैं? तुम तो चुप ही रहो ममता। तुम अपनी बेटी की तरफदारी मत करो। तुम कुछ नहीं जानती इसने क्या किया है। इसको बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती। तुमने ही इसे सिर पर चढ़ा रखा है। तुम्हारी वजह से ही इतनी बिगड़ गई है। इसे सब कुछ आसानी से मिल गया है और ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से ही इसका ये हाल है। कल जाकर इसकी शादी होगी तो ये कैसे कैसे रहेगी। वहां भी लोगों की इज्जत नहीं करेगी, वहां भी बड़ों का अपमान करेगी और इससे हमारा ही नाम खराब होगा। तुम्हें अपनी बेटी को रहन सहन और बात करने की तमीज सिखानी पड़ेगी। यह सब सुनकर माया गुस्से से उस कमरे से बाहर चली जाती है। आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? माया थोड़ी नादान है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। कब सीखेगी? उसकी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हें उसे घर के काम और खाना बनाना सब कुछ सिखाना पड़ेगा।
कल वो शादी करके दूसरे घर जाएगी और उसे कुछ बनाना पड़ेगा तो कैसे करेगी? क्या बनाएगी और अपने परिवार को क्या खिलाएगी? ऐसे कुछ दिन भी जाते हैं और एक दिन ममता उसे बुलाती है और कहती है, बेटा, मेरे साथ रसोई में चलो, आज मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। माँ, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं और खाना बनाऊंगी? मैंने आज तक कभी रसोई में कदम नहीं रखा और ना ही रखूंगी। इतने नौकर चाकर किस लिए है जो मुझे खाना बनाने कह रही हो? कोई जरूरत नहीं। बेटा, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम ससुराल में कुछ बनाने की जरूरत पड़ी तो तुम क्या बनाओगी? सीख लो, तुम्हारे ही काम आएगा। मैं ऐसे घर में शादी ही नहीं करूंगी जहां मुझे खाना बनाने की जरूरत पड़े। मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं। आप जाइए यहाँ से। धनीराम ये सारी बातें सुन लेता है। तभी वहां पर ममता आती है। धनीराम में ममता से कहता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं ममता, मैंने सब कुछ सुन लिया है। देखा तुमने, तुम्हारे लाड प्यार ने तुम्हारी बेटी को कितना बिगाड़ दिया है। अब तो तुम्हारी बात नहीं मानती। मुझे लगता है अब हमें इसकी शादी कर देना चाहिए। हाँ, शायद आप ठीक कर रहे हैं। मैंने माया के लिए एक लड़का देखा है। कल लड़के के माँ बाप माया को देखने आने वाले हैं। बहुत अच्छा खानदान है, उनकी बहुत सारी जमीन है और बहुत सारे खेत खलियान है। वो लोग हमसे भी अमीर है। अगर ये रिश्ता हो गया तो हमारी बेटी हमसे भी अमीर लोगों के घर में चली जाएगी। माया बेटा, तुम तैयार रहना, तुम्हें देखने लड़के के परिवार वाले आने वाले हैं। अच्छा, तो इसीलिए मुझे माँ खाना बनाना सिखा रही थी। यानी कि ये लोग मेरी शादी किसी भिखारी से करवाने वाले हैं। मैं भी देखती हूँ कैसे ये लोग मेरी किसी से भी शादी करवाते हैं। मैं शादी करूँगी तो ऐसी जगह करूँगी जहाँ मुझे काम करने की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े, जहाँ बहुत सारे नौकर चाकर हो। अगले दिन लड़के के माँ बाप माया को देखने के लिए आते हैं। बहुत अमीर होने के बावजूद भी उन लोगों का रहन सहन साधारण लोगों की तरह होता है। वह दिखावा करना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। लड़के की माँ माया से कहती हैं, आओ बेटी, हमारे पास बैठो। हाँ, मैं तो बैठूंगी ही, मेरा ही घर है। मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ, मेहमान तो आप हो। माया की ऐसी बातें सुन लड़के की माँ को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वह बोलती है, बेटी, अपने बारे में कुछ बताओ, क्या क्या बना लेती हो? रसोई का काम आता है तुम्हें? रसोई का नाम सुनते ही माया के मन में ख्याल आता है कि ये लोग तो बहुत गरीब लग रहे हैं। ये लोग बहू नहीं नौकरानी देखने के लिए आए हैं और इनके घर जाकर मैं खाना बनाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। अभी इन्हें मजा चकाती हूँ मैं। और रसोई का काम, मैंने आज तक कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा और ना ही कभी रखूंगी। शादी के बाद भी मैं खाना नहीं बनाऊंगी। ये सब काम एक लड़की को आना जरूरी है। भले ही तुम्हें हमारे घर पे इन काम की जरूरत ना पड़े, फिर भी एक लड़की को ये सब आना चाहिए। आप मेरी छोड़िए, आप अपने बेटे के बारे में बताइए। आप अपने बेटे को साथ में क्यों नहीं लेकर आए? जरूर उसमें कोई कमी होगी, इसीलिए साथ नहीं लेके आए। और आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है आपको बहू नहीं एक नौकर चाहिए। पिताजी, इन लोगों से कहीं यहाँ से चले जाए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे ऐसे भिखारियों के घर शादी नहीं करनी, जिसके घर खाना बनाने वाला एक नौकर तक नहीं। माया गुस्से से वहां से चली जाती है और इतना बड़ा अपमान सुनकर लड़के के माँ बाप खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या है धनीराम जी? आपने हमारा अपमान करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था क्या? धनीराम दबी आवाज में बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी थोड़ी नादान है। धनीराम, तुम अच्छे तरह से जानते हो मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे,
लेकिन हमारे बेटे को तुम्हारी लड़की पसंद आई, इसलिए हम उसे देखने के लिए आए थे। और तुम तो मेरे बेटे को देख चुके हो, वह किसी राजकुमार से कम नहीं। और तुम्हारी बेटी बिना देखे ही हमारे बेटे में कमी निकाल रही है। और तुम जानते हो मेरे घर में तुमसे ज्यादा नौकर है। तुम्हारी बेटी को किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर तुम्हारी बेटी को तुमने अच्छे संस्कार ही नहीं दिए। उसे पैसे का बहुत घमंड है। मेरे बेटे को देख लो, तुमसे कहीं ज्यादा अमीर होने के बावजूद भी मेरे बेटे ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। तुम्हारी बेटी को ना बड़ों का मान सम्मान करना आता है, न बात करने की तमीज है। ऐसे ही कुछ दिन भी जाते हैं और माया को देखने और कई रिश्ते आते हैं, पर हर बार माया कुछ ना कुछ बहाना कर उनका अपमान करके भगा देती है। और माया की ऐसी हरकतों को देखकर धनीराम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी ममता से बोलता है, बस बहुत हो चुका। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते माया ने ठुकरा दिए। माया को उसके कर्म की सजा मिलनी चाहिए। हमसे भी कहीं ऊंचे खानदान के रिश्ते इसके लिए आए थे और इसने घमंड में आकर सबका अपमान किया। माया को सबक सिखाना ही पड़ेगा और उसे सबक तभी मिलेगा जब उसकी शादी किसी भिखारी से होगी। अब मैं माया के लिए कोई अच्छा सा खानदान नहीं, बल्कि एक भिखारी ही तलाश करूंगा और एक भिखारी से ही उसकी शादी करूंगा। तभी उसे सबक मिलेगा, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने क्या किया है। ये आप क्या कर रहे हैं? माया हमारी इकलौती बेटी है और आप उसकी शादी किसी भिखारी से करा देंगे? ऐसा मत कीजिए, उसे माफ कर दीजिए। नहीं ममता, पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। माया ऐसे नहीं सुधरने वाली। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं उसकी शादी एक भिखारी से ही करूंगा। माया धनीराम को समझाने की बहुत कोशिश करती है। माया बहुत मना करती है, लेकिन धनीराम नहीं मानता। एक दिन उनके घर एक भिक्षुक भीख मांगने आता है। माया, मैं तुम्हारी शादी इस भिखारी से करूंगा और तुम कुछ नहीं बोलोगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं और इस भिखारी से शादी करूंगी? इसकी शक्ल देखिए, यह तो मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। यह खुद तो अपना पेट भीख मांगकर भरता है। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे इसी व्यवहार की वजह से मैं तुम्हारी शादी इस भिखारी से कर रहा हूँ। यह मेरा आखिरी फैसला है और तुम्हें इसे मानना ही पड़ेगा। अगर तुमने मेरा फैसला नहीं माना तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। माया धनीराम के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, पर धनीराम उसकी एक नहीं सुनता। मजबूरन माया को उस भिखारी से शादी करनी पड़ती है। धनीराम माया की शादी उस भिखारी से करा देता है और उसे उसके साथ भेज देता है। माया और वह भिखारी वहां से चले जाते हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद माया बोलती है, मैं और नहीं चल सकती। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तुम्हारा घर कितनी दूर है? मेरे लिए कोई गाड़ी लेकर आओ। मैं और नहीं चल पाऊंगी। मुझे इतना चलने की आदत नहीं है। तुम बोल रही हो कि मैं एक भिखारी हूँ? गाड़ी तो छोड़ो, मेरे पास तो एक साइकिल भी नहीं है। तुम्हें मेरे साथ पैदल ही चलना पड़ेगा और इसकी आदत डाल लो। हे भगवान, यह कैसी मुसीबत है। पिताजी ने किस भिखारी से मेरी शादी करा दी। मैं इसके साथ जीवन कैसे बिताऊंगी? फिर माया आगे चलने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद बोलती है, सुनो, मैं अब और नहीं चल सकती। एक तो मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, ऊपर से मुझे भूख भी लगी है। मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। मेरे अंदर ताकत नहीं बची और चलने की। अभी मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। कल जो मैं भीख मांग कर लाया था, थोड़ा सा आटा घर में पड़ा है। घर जाकर बनाएंगे और खाएंगे, तभी हमें खाना मिलेगा।
अभी तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही चलना पड़ेगा, ऐसे तो यहीं पर शाम हो जाएगी। जरा जल्दी जल्दी चलो। थोड़ी देर चलने के बाद माया को एक बगीचे में बहुत सारे फलों के पेड़ दिखते हैं, जिन पर बहुत सारे फल लगे होते हैं। फल देखकर माया भिखारी से कहती है, एक काम क्यों नहीं करते? सामने के बगीचे में कितने सारे फल लगे हैं, क्यों ना तुम मुझे उनमें से 1-2 फल ला कर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो बगीचा मेरे बाप का नहीं है। अगर मैं अंदर फल लेने जाऊंगा तो वहां का पहरेदार मुझे भगा देगा। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, यह बगीचा उसी आदमी का है जो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया था और जिसे तुमने अपमानित करके घर से निकाल दिया था। चलो जल्दी जल्दी पैर चलाओ। यही शाम करवाओगी क्या? थोड़ी दूर चलने के बाद भिखारी का घर आ जाता है। उसकी झोपड़ी देखकर माया बोलती है, क्या यह तुम्हारा घर है? तुम इसे घर कहते हो? यह तो एक छोटी सी झोपड़ी है, इसमें मैं नहीं रह सकती। तुम्हें इसी में रहना पड़ेगा। मैं एक भिखारी हूं और मेरे लिए यही एक महल जैसा है। तुम्हें इसी में रहना पड़ेगा और अब ऐश और आराम भूल जाओ। तुम्हें मेरे जैसा ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। चलो अंदर चलो। चलो तुम जल्दी से खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं और खाना बनाऊंगी? मैंने आज तक कभी रसोई में कदम नहीं रखा। मुझे खाना बनाना नहीं आता। तुम ही बना लो और मुझे भी खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो तुम्हें भी भूखे ही रहना पड़ेगा। सोच लो, बनाना है तो बनाओ, नहीं तो भूखे ही सो जाओ। मेरा क्या है, मैं तो बाहर जाकर भीख मांगकर खा लूंगा, नहीं तो भूखा ही सो जाऊंगा। मुझे आदत है। तुम अपना सोच लो। मजबूरन उसे खाना बनाना पड़ता है। माया जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और माया को नींद आने लगती है। तब माया भिखारी से पूछती है कि अरे मैं कहाँ सोऊंगी? यहाँ कितनी गर्मी है। तुम्हारे घर में पंखा भी नहीं है। बिना पंखे के इस गर्मी में मैं नहीं सो पाऊंगी। मुझे पंखा ला कर दो। तुम्हें कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि यह तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है, यह मेरा घर है और मैं एक भिखारी हूं। तुम्हारी शादी एक भिखारी से हुई है और मेरे पास कोई पंखा नहीं है। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम बाहर जाकर सो सकती हो, जहां बहुत खुली हवा आ रही होगी। इतनी रात को मैं बाहर नहीं सो सकती, मुझे डर लगता है। तो फिर इधर ही सोना पड़ेगा। जैसे तैसे बहुत थकी होने के कारण माया सो जाती है। अगले दिन सुबह अरे उठो उठो, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। मुझे सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत है। सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? इस वक्त कहाँ भीख मांगने जाऊं? कोई भी नहीं देगा। दोपहर में जाकर मांगूंगा, शायद कोई दे दे तो तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊंगा। कल का आटा और चावल बचा होगा ना, उसी से कुछ बना लो। कल आटा और चावल कुछ भी नहीं बचा, मैंने सारा का सारा पका दिया। हे भगवान, 8 दिन का राशन तुमने एक ही दिन में खत्म कर दिया। तुम्हें कोई अक्ल है या नहीं? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया है या नहीं? मैं कितनी मुश्किल से भीख मांगकर यह राशन लेकर आया था जो मुझे 8 दिन तक चल जाता, और तुमने एक दिन में सब बर्बाद कर दिया। तुम तो मुझे भिखारी बनाकर ही छोड़ोगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे कर्म खराब हैं या मेरे, जो मैंने तुमसे शादी कर ली। तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। अब मैं ही कहीं जाकर देखता हूं, कहीं भीख मिल जाए तो लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर भिखारी बाहर चला जाता है। घर के अंदर माया
उदास होकर बैठ जाती है और सोचती है। मेरी माँ ने कई बार मुझे खाना बनाना सिखाने की कोशिश की, पर मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। अगर तब उनकी बात मान ली होती तो आज मुझ पर यह नौबत नहीं आती। मैंने 8 दिन का आटा एक ही दिन में खत्म कर दिया। अब पता नहीं कब खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद भिखारी घर आता है और बोलता है, ये लो, किसी ने मुझे कल की बासी रोटी दी है। थोड़ी सी चाय बना लो और इसके साथ ये रोटी खा लो। मैं और बासी रोटी? मैंने आज तक कभी बासी रोटी नहीं खाई। मैं तो सुबह की रोटी शाम को नहीं खाती, और तुम एक दिन पुरानी रोटी की बात कर रहे हो। मैं ये रोटी नहीं खा सकती। इतनी मुश्किल से सुबह सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूं और उसमें भी तुम नखरे कर रही हो। ठीक है, मत खाओ, मैं खा लूंगा। थोड़ी देर माया सोचती है, अगर मैं मना करती हूँ तो ये रोटी ये खा लेगा, और पता नहीं दोपहर को खाना मिलेगा या नहीं। इससे अच्छा है कि मैं ये रोटी खा लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं खा लूंगी। मुझे तुमसे ज्यादा भूख लगी है। फिर वह भिखारी माया से कहता है, अब खा लिया ना, अभी का तो हो गया, लेकिन आगे का सोचना पड़ेगा। अब कोई काम करो, तुम वैसे भी दिन भर घर में पड़ी रहोगी, उससे अच्छा है कि कुछ काम करो और पैसे कमा कर लाओ। मेरे हाथ अकेले पड़ रहे हैं, दोनों कमाएंगे तभी कुछ खाने को मिलेगा। मैं क्या काम करूंगी? मुझे कोई काम नहीं आता। काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम काम करो और हमारा पेट भरो, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कोई काम करने नहीं जाऊंगी, बता दे रही हूँ। हाँ, मैंने कभी अपने जीवन में घर का काम नहीं किया, कभी खुद के कपड़े तक नहीं धोए, और तुम मुझे बाहर काम करने के लिए भेज रहे हो। पेट भरने के लिए सब करना पड़ता है। तुम्हें कितनी बार बोलूं, यह तुम्हारे पिता का घर नहीं, एक भिखारी का घर है। यहाँ काम करोगी तभी खाने को मिलेगा। मुझे पता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से जानता हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि घर में खाली बैठने के अलावा तुम दूसरे काम भी कर सकती हो, जिससे मेरा हाथ भौंटे और हम दोनों को अच्छा खाने को मिले। लेकिन मुझे कोई काम नहीं आता, मैं क्या करूंगी? एक काम करता हूं, मैं पेड़ से आम तोड़ कर लाता हूं, क्योंकि तुम तो पेड़ पर चढ़ नहीं पाओगी। फिर हम उन्हें बाजार में बेच देंगे, जिससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। मैंने कभी ऐसा कोई काम किया नहीं है, और मैं तो कभी घर से निकली भी नहीं। बाजार में कैसे आम बेचे जाते हैं यह भी मुझे नहीं पता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आम की टोकरी लेकर बाजार में बैठ जाना और जोर जोर से चिल्लाना, आम ले लो, 20 रुपए किलो, आम ले लो। लोग अपने आप खरीदने आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। तुम मुझे आम लाकर दे दो। वह भिखारी आम तोड़ने के लिए चला जाता है। माया सोचती है, ये कैसा जीवन जीना पड़ रहा है। कहाँ इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी और कहाँ इस भिखारी के घर आ गई। भिखारियों की तरह जीवन जीना पड़ रहा है। आज मुझ पर ऐसा समय आ गया है कि मुझे बाजार जाकर आम बेचने पड़ रहे हैं। मैंने तो आज तक कभी घर के बाहर कदम भी नहीं रखा था। जो मांगती थी वह हाजिर हो जाता था। अगर मैंने माँ पिताजी की बात मानी होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। काश मैं अपने पिछले दिनों में वापस जा सकती। वह भिखारी उसे आम लाकर देता है और वह आम लेकर बाजार जाती है। वह देखती है कि दोनों तरफ लोग सब्जियां और फल लेकर बैठे होते हैं। उसे बीच में खाली रास्ते में जगह दिखती है और वह रास्ते के बीचों बीच बैठ जाती है। वह चिल्लाने लगती है, आम ले लो, ताजा ताजा, 20 रुपए किलो आम ले लो। एक आदमी आता है और माया पर चिल्लाता है, ए लड़की,
उठ यहाँ से। तुझे कोई अक्ल है या नहीं? रास्ते के बीचों बीच कौन बैठता है? तुझे दिख नहीं रहा कि यहाँ से लोग आ जा रहे हैं? उठ, निकल यहाँ से। माया को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसका बहुत लोगों के सामने बड़ा अपमान होता है। वह रोते रोते घर चली जाती है। घर जाकर उसका पति पूछता है, क्या बात है, इतनी जल्दी आ गई? सारे आम बिक भी गए? तुमने तो बहुत जल्दी सीख लिया। चुप करो तुम। तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं रो रही हूँ? कोई आम वाम नहीं बिके। अब क्या बात हो गई? माया अपने पति को बाजार की सारी घटना बताती है। फिर वह उससे कहता है, गलती तुम्हारी है। तुम्हें क्या जरूरत थी रास्ते के बीचों बीच बैठने की? तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं कि बाकी लोग कहाँ बैठे हैं। तुम्हें भी उनके बगल में जाकर बैठना चाहिए था ना। तुम बीच रास्ते में क्यों बैठ गई? मुझे क्या पता था? मुझे जहाँ खाली जगह दिखी मैं वहीं बैठ गई। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। तुमसे शादी करके मेरी किस्मत ही फूट गई। अब मुझे ही चलकर दिखाना पड़ेगा कि कैसे बेचा जाता है और कहाँ बैठा जाता है। दोनों बाजार की ओर निकलते हैं। रास्ते में एक बड़ा सा महल दिखता है। माया उसे देखकर अपने पति से पूछती है, ये देखो कितना बड़ा महल है। मेरा सपना था कि मैं शादी करके ऐसे ही महल में जाकर राज करूंगी। मैंने तो यही सोच रखा था, लेकिन ऊपर वाले को शायद मंजूर नहीं था। क्या सोचा था और क्या हो गया। महल तो छोड़ो, मैं तो एक झोपड़ी में भिखारी की तरह जीवन गुजार रही हूँ। तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारी शादी करा दी। जिस महल की तुम बात कर रही हो वो तुम्हारा ही होने वाला था। ये महल, वो फल का बगीचा और ये इतनी सारी जमीन उसी आदमी की है जो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया था। तुमने घमंड में आकर उसे ठुकरा दिया था। माया को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। काश मैंने उनका अपमान न किया होता। ये मेरे ही कर्मों की सजा है जो आज मुझे मिल रही है। मैंने घमंड में आकर कई गरीबों का अपमान किया है। उनके बारे में कभी नहीं सोचा। अपने माँ पिताजी से भी कभी ठीक से बात तक नहीं की। क्या सोच रही हो? यही कि तुम्हारी किस्मत खराब निकली? लेकिन मेरी किस्मत तुमसे भी ज्यादा खराब निकली। मैं तो खुश था कि मेरी शादी किसी राजकुमारी से हुई है जो दिखने में इतनी सुंदर है। मेरा सपना था कि मैं किसी सुंदर राजकुमारी जैसी लड़की से शादी करूं। मेरा सपना पूरा तो हुआ, लेकिन पूरा होते ही टूट गया। तुम तो किसी काम की नहीं निकली। तुम्हें तो कुछ नहीं आता। घर में आते ही मेरा नुकसान करा दिया। मेरा 8 दिन का खाना एक ही दिन में बर्बाद कर दिया। हाँ, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। किस्मत ने तो उड़ा ही दिया है। ऐसी सजा दी है कि जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अगले दिन माया घर के बाहर बैठी होती है और उसका पति काम की तलाश में गया होता है। कुछ औरतें वहां से गुजर रही होती हैं जो किसी दावत के बारे में बात कर रही होती हैं। माया उत्सुकता से पूछती है, कहाँ है दावत? आप लोग कहाँ जा रही हैं? अरे माया, हमारे गांव में सबसे अमीर आदमी के घर दावत है। हमें वहां खाना बनाने का काम मिला है। हम वहीं जा रही हैं। सुना है बहुत बड़ी दावत है। और हो भी क्यों ना, उनके पास बहुत पैसे हैं। आज उनके इकलौते बेटे का जन्मदिन है, इसलिए बहुत बड़ी दावत रखी गई है। अगर तुझे अच्छा खाना बनाना आता है तो हमारे साथ तू भी चल सकती है, लेकिन तुझे बनाना आता को तो ही चल। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना तेरी वजह से हमें डांट पड़ेगी। माया सोचती है, अगर मैं इनके साथ चली जाऊं तो मुझे भी दावत का खाना मिल जाएगा। बहुत दिन हो गए दावत वाला खाना खाए। लेकिन अगर मैं इन्हें सच बता दूं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो ये मुझे साथ नहीं ले जाएंगी। एक झूठ बोल देती हूँ
कि मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ। नहीं दीदी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं बना लूंगी। मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, मुझे आपके साथ आने दो। फिर माया उनके साथ चली जाती है। वहां का माहौल देखकर माया के मुंह में पानी आ जाता है। वह सोचती है, 2 दिन से मेरे पति और मैंने ठीक से खाना तक नहीं खाया। ऐसा खाना तो हमें पता नहीं जिंदगी में कभी मिलेगा भी या नहीं। एक काम करती हूँ, यहाँ से थोड़ा खाना चुरा लेती हूँ, इसे घर ले जाकर अपने पति को खिलाऊंगी और खुद भी पेट भरकर खाऊंगी। माया चोरी से खाना उठाकर अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है और गुस्से से पूछता है, हे लड़की, रुको, कहाँ जा रही हो? यहाँ से खाना चुराकर भाग रही हो? किसने इस चोर लड़की को अंदर आने की अनुमति दी? ये चोर यहाँ आई कैसे? माया रोने लगती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं सिर्फ खाना लेकर जा रही थी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरे पति और मैंने 2 दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाया है, इसीलिए मैं यहाँ से खाना लेकर जा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने कभी जीवन में चोरी नहीं की है। मैं कोई चोर नहीं हूँ, बस अपने हालात से मजबूर हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए। चल बड़े साहब के पास, वही तुझे सजा सुनाएंगे। वह आदमी माया को उस घर के मालिक के पास ले जाता है। माया जैसे ही वहां पहुंचती है, वहां उसका पति खड़ा होता है। माया हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वह आदमी कहता है, यही इस घर के मालिक आदित्य हैं। यह दावत इन्हीं की दी गई है। आज हमारे मालिक का जन्मदिन है। मालिक, यह लड़की दावत से खाना चुराकर यहाँ से भाग रही थी। यह लड़की चोर है। ये सारी बातें सुनकर माया का सिर चकरा जाता है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वह सोच में पड़ जाती है, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो एक भिखारी था और एक छोटी सी झोपड़ी में मेरे साथ पिछले 4-5 दिनों से था। ये इतना बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? ये तो भीख मांगकर पेट भरता था और इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कैसे हो सकता है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं माया, तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन यह सच है। मेरा नाम आदित्य है। ये सारी संपत्ति मेरी है। मैं ही मालिक हूं। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था, तभी तुम मुझे बहुत पसंद आ गई थी। मैंने ठान लिया था कि तुमसे ही शादी करूंगा। मैंने अपने माता पिता से बात की और तुम्हारे पिता से भी। जब मेरे माता पिता तुम्हारे घर आए, तो तुमने उन्हें अपमानित करके घर से भगा दिया। मैं क्या करता? मैं तुमसे प्यार जो कर बैठा था। मैंने अपने माता पिता को मनाया और तुम्हारे पिता से भी बात की। तब तुम्हारे पिता और मैंने मिलकर तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए यह नाटक किया। मैं भिखारी बनकर तुम्हारे घर आया और तुम्हारे पिता ने नाटक करके तुम्हें मेरे साथ भेज दिया, ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और तुम गरीब लोगों की कीमत समझ सको। माया को बहुत बड़ा धक्का लगता है और अपनी गलती का गहरा पछतावा होता है। मैंने तुम्हें यहाँ अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि समझाने के लिए बुलाया है कि जो तुम लोगों के साथ करती थी वह कितना गलत था। हमें कभी अपनी संपत्ति और पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हें इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने जानबूझकर तुम्हें पिछले 4-5 दिनों तक झोपड़ी में रखा, ताकि तुम समझ सको कि गरीब लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनका तुम बार बार अपमान करती थी। माया का सिर शर्म से झुक जाता है। वह अपने किए की माफी मांगती है।
मुझे अपने की पर बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा घमंड अब चूर चूर हो चुका है। मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड के कारण कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। माया अपने माता पिता से भी क्षमा मांगती है और अपने सास ससुर से भी। फिर वह खुशी खुशी उस महल में आदित्य के साथ रहने लगती है।